हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जब हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर हमारा, और उसका आज लास्ट लेक्चर नंबर 4, ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन। बीपी क्या होता है सब लोग जानते हैं, रेगुलेट कैसे करती है हमारी बॉडी, है ना। जब हम भागते हैं तेज हो जाता है, आराम कर रहे हैं कम हो जाता है, कैसे हर समय, है ना, ये काम कैसे कर रही है हमारी बॉडी। आओ आज इसको हम लोग समझते हैं। तो शुरुआत में थोड़ी सी डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं। भाई क्या डेफिनेशन है? तो ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड प्रेशर क्या होता है? कोई ब्लड बह रहा है तो उस दीवार पे, यानी कि उन नसों की दीवार पे कितना प्रेशर मार रहा है, वही हमारा क्या है, सिंपल सा ब्लड प्रेशर है। मोस्ट ऑफ दिस प्रेशर रिजल्ट फ्रॉम द हार्ट पंपिंग। ज्यादातर क्या होता है, जब बड़ी तेजी से हार्ट पंप करता है उसकी वजह से क्रिएट होता है, ठीक है, थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, व्हेन यूज्ड विदाउट क्वालिफिकेशन, अगर हम नॉर्मल जनरली बात करें बिना क्वालिफिकेशन, मतलब ब्लड प्रेशर पूरी बॉडी में अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, लेकिन एक नॉर्मल बात करें, जनरल बात करें, द टर्म ब्लड प्रेशर रेफर्स टू द प्रेशर इन द लार्ज आर्टरी। जो लार्ज आर्टरी का प्रेशर होता है, ठीक है, उसी को जनरली हम लोग क्या कहते हैं, बीपी कह देते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ये बात हम सबको पता है, जो वीन्स होती है हमारी उनके अंदर बीपी थोड़ा लो रहता है ना, और जो आर्टरीज होती है उनमें थोड़ा बीपी ज्यादा होता है, लेकिन हम लोग लार्ज आर्टरीज जो होती हैं उनके प्रेशर को ही बीपी बोलते हैं जनरल टर्म में। ब्लड प्रेशर इज यूजुअली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सिस्टोलिक प्रेशर, यानी कि मैक्सिमम प्रेशर ड्यूरिंग द हार्ट बीट। सिस्टोलिक समझ चुके हम लोग अच्छे से, एंड डायस्टोलिक प्रेशर। दो प्रेशर होते हैं, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। सिस्टोलिक होता है अपर 120 वाला, जो नॉर्मल की बात करूं मैं तो 120 होता है, और जो लोअर वाला होता है वो कितना होता है, 80 नॉर्मल, ठीक है, जिसको हम डायस्टोलिक प्रेशर भी कहते हैं। इन द कार्डियक साइकिल पूरी बात समझ चुके हैं हम लोग। इट इज मेजर्ड इन मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, mmHg, mm ऑफ Hg। फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा है। mm ऑफ Hg क्या होता है? प्रेशर नापने की हमारी यूनिट है, ठीक है। ओके, ब्लड प्रेशर कैन बी मेजर्ड इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट वे। हम इसको कई तरीके से नाप सकते हैं, विद द मोस्ट कॉमन बीइंग सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। जनरली हम लोग सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर ही नापा करते हैं। आगे बात करें, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रिप्रेजेंट द प्रेशर इन द ब्लड वेसल व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी कि पंप करेगा। डायस्टोलिक प्रेशर व्हेन रिप्रेजेंट द प्रेशर, ये वो प्रेशर है इन द ब्लड वेसल में बिटवीन द हार्ट बीट्स, यानी कि जिस समय वो रिलैक्स करता है, ठीक है। मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, इज द अनदर मेथड ऑफ असेसिंग ब्लड प्रेशर। ये एक और तरीका है, जनरली यूज नहीं करेंगे, करते हैं मतलब, लेकिन है एक तरीका। मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर क्या होता है? कार्डियक आउटपुट इनटू सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस। सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस मतलब क्या है? ब्लड जो हमारी वेसल्स है वो कितना प्रेशर लगा रही है उसके ऊपर, ब्लड के ऊपर, है ना। जैसे कि फिजिक्स में पढ़े हैं ना हम लोग, हम जितना धक्का इधर लगाते हैं उतना धक्का इधर लगता है, तो सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस वो कितना प्रेशर लगा रही है। MABP कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम SBP, ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? DBP प्लस पल्स प्रेशर अबव डिवाइड बाय 3। पल्स प्रेशर क्या होता है? सब्ट्रैक्टिंग DBP फ्रॉम SBP, तो हमारा क्या निकल के आता है? पल्स प्रेशर निकल के आता है। तो ये 1 मार्क्स क्वेश्चंस यहां से क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है, जो कि तुम्हें पता होने चाहिए। तो ओवरऑल बीपी क्या है, किस किस टाइप के हम नापते हैं, वो सारी चीजें क्लियर हो गई यहाँ पर, ठीक है बेटा। याद करने वाली चीज है ये, ठीक है। सिस्टोलिक डायस्टोलिक अच्छे से समझ में आ चुका है, ये थोड़ा सा समझना था हमें, और ये याद करना है अभी फिलहाल। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ बीपी, वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलेट कैसे होता है? 3-4 तरीके से हमारी बॉडी बीपी को रेगुलेट करते हैं। हमारा बीपी लगातार चेंज होता है, मैं खड़ा हुआ हूं बीपी बदल जाएगा, लेटूंगा तुरंत बीपी बदलता है, उसको वापस से मेंटेन करना होता है तुरंत एकदम, ठीक है। तो कैसे हो रहा है? तो सबसे पहला है बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स। क्या होता है बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्सेस? तो क्या रहता है, बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्सेस इज अ न्यूरली मेडिएटेड, यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम से मेडिएट होगा। रिफ्लेक्स में तो समझते हो ना, छू लिया एकदम से हाथ हटा, तो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ये, ठीक है, यानी कि बीपी लो है तो तुरंत बढ़ाएगा, बड़ा हुआ है तो घटाएगा। दैट रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर इन द शॉर्ट टर्म में रेगुलेट करता है तुरंत। दिस रिफ्लेक्स इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर, ये बहुत ही क्रूशियल है, महत्वपूर्ण है थ्रू आउट द डे, पूरे दिन हम लोग बैठ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, है ना। एंड इन इट्स एब्सेंस इवन अ स्लाइट चेंज इन पोस्चर, अगर ये ना हो तो मैं खड़ा हुआ और बैठ के एकदम से उठूं, है ना, बैठे जब एकदम से उठूंगा तो ऑब्वियसली चीजें, है ना, पानी को एकदम कोई जो उठती है तो एकदम प्रेशर लो मारेगा, नीचे आएगा, तो वो सब चीजें, इवन हमारा पोस्चर भी चेंज होता है ना, बीपी बदल जाता है हमारा। लेकिन ये बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स इसको तुरंत सेंस करते हैं, तुरंत उसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। कई बार कुछ देखा होगा, जब हल्की फुल्की वीकनेस आती है, बैठे होते, बैठने से एकदम उठते तो चक्कर जैसा आता है,
क्यों, थोड़ी वीकनेस होती है, तब उतना फास्ट ये काम नहीं कर पाते हैं कि बीपी को एकदम मेंटेन कर दें। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो पोस्चर हमारा चेंज होगा तो तुरंत बीपी चेंज होता है, तो उसको बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स तुरंत सही करते हैं, कुड लीड टू सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द ब्लड प्रेशर। तो बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या था, अभी और देखते हैं आगे। देयर आर मैकेनोरिसेप्टर नोन एज बैरोरिसेप्टर, मैकेनोरिसेप्टर मैकेनिकल, ठीक है ना, लोकेटेड इन द एरोटिक आर्क। अब ये एरोटिक आर्क नहीं समझाऊंगा, नहीं पता तुरंत डायग्राम देखो समझ में आ जाएगा, जो एरोटिक आर्क होता है, एंड कैरोटिड साइनस, ठीक है, विच कॉन्स्टेंटली मॉनिटर द MABP। ये बैरोरिसेप्टर यहाँ पाए जाते हैं जो लगातार MABP मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते रहते हैं एंड पल्स प्रेशर को मॉनिटर करते रहते हैं। इंक्रीजेज इन आर्टरी प्रेशर रिजल्ट इन इंक्रीज बैरोरिसेप्टर एक्टिविटी। अगर ये इंक्रीज होगा तो बैरोरिसेप्टर भी अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। उसकी एक्टिविटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है वो समझेंगे अभी। ये मत समझना कि बैरोरिसेप्टर की एक्टिविटी बढ़ गई तो बीपी बढ़ जाएगा ना। इंक्रीज इन आर्टरियल प्रेशर, प्रेशर बढ़ेगा तो इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। इंक्रीजिंग द फायरिंग रेट, फायरिंग रेट मतलब न्यूरॉन्स को फटाफट फायर करेगा, मैसेज भेज रहा है। इन द एसोसिएटेड एफरेंट न्यूरॉन, जो एफरेंट न्यूरॉन है जो मैसेज लेके जा रही है, कैरिंग दिस इंफॉर्मेशन टू कार्डियोवास्कुलर सेंटर इन द मेडुला। जो कार्डियोवास्कुलर सेंटर्स मेडुला में है वहां फटाफट मैसेज भेज रहा है कि भैया बीपी बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, कम करो कम करो कम करो। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू दिस जो ऊपर हुआ, द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, याद आया सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक हर जगह काम आता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी इंक्रीजेस एंड द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी डिक्रीजेस। पैरासिम्पैथेटिक क्या होती है, सिंपैथेटिक जो बढ़ाती है, पैरासिम्पैथेटिक जो डिक्रीज करती है। तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो गई यानी कि बीपी गिर जाएगा, और सिंपैथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएंगी यानी कि ये भी हेल्प करेगा बीपी को लो करने में। द नेट इफेक्ट इज रिड्यूस हार्ट रेट एंड सिस्टेमिक वैसोडाइलेशन। हार्ट रेट गिर जाएगा और वैसोडाइलेशन हो जाता है, जिससे कि बीपी लो हो जाता है, कलेक्टिवली रिड्यूसिंग MABP। बात समझ में आई, कितना इंटरेस्टिंग चीज है ये, किस तरह से लगातार हमारी बॉडी का बीपी कंट्रोल किया जा रहा है। नाउ कन्वर्सली, इसके उलट अगर जाए, व्हेन ब्लड प्रेशर डिक्रीज देयर इज लेस बैरोरिसेप्टर एक्टिवेशन। बैरोरिसेप्टर जो है अपनी फायरिंग लो कर देगा, उससे एक मैसेज जाएगा कि चीजों को क्या करना है, कौन सा सिस्टम एक्टिवेट करना है, कौन सा सिस्टम डीएक्टिवेट करना है। तो जैसे ही यहाँ प्रेशर लो हुआ, बैरोरिसेप्टर की एक्टिविटी कम हो जाती है, मीनिंग द इंपल्स रेट ऑफ द एफरेंट फाइबर डिक्रीजेस। इंपल्स रेट, उसके जो फायरिंग रेट है यानी कि मैसेज भेजने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। वो जो इंपल्स रेट कम हो जाएगा वही वहां पर एक तरह का मैसेज पहुंचता है कि इंपल्स रेट कम हुआ, इसका मतलब बीपी को बढ़ाना है। कॉजिंग द कार्डियोवास्कुलर सेंटर टू इंक्रीज सिस्टम sympathetic nervous system outflow and decrease parasympathetic nervous system outflow. The net effect in this increase cardiac contractility. net effect क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी यानी कि प्रेशर बढ़ेगा, इंक्रीज हार्ट रेट बढ़ जाएगी, एंड इंक्रीज सिस्टेमिक वैसोकंस्ट्रिक्शन कॉजिंग एन ओवरऑल इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो समझ में आई कहानी बैरोरिसेप्टर की। अब समझो यहां पर डायग्राम ऐसा बना लो, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज करेंगे बैरोरिसेप्टर एक्टिविटी, ठीक है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ एफरेंट इंपल्सेस टुवर्ड द कार्डियोवास्कुलर सेंटर जो हमारे दिमाग में थी, इंक्रीज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस एक्टिविटी एंड डिक्रीज सिंपैथेटिक नर्वस एक्टिविटी, डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट एंड वैसोडाइलेशन टू रिड्यूस द बीपी। यहां पे इसका उलट हो जाएगा, बीपी डिक्रीज हुआ है, बैरोरिसेप्टर एक्टिविटी भी डिक्रीज कर जाती है, डिक्रीज इन नंबर ऑफ एफरेंट इंपल्स ये भी डिक्रीज कर जाती है, बट एसएनएस एक्टिविटी इंक्रीज करेगी और पीएसएनएस यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस एक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। बेटा ये ध्यान रखना, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक ये सब हम लोग फर्स्ट ईयर बोल रहा हूं, ठीक है, कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में डिस्कस कर चुके हैं, और ये अभी और डिटेल में आएगा वापस से जब हम लोग नर्वस सिस्टम वाला पार्ट करेंगे। तो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक वाला क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम थोड़ा सा मैं हिंट कर दूं अगर नहीं पता है तो, क्योंकि इसको मैं उसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में डिटेल में बता चुका हूं, वापस से आएगा। सिंपैथेटिक होता है यानी कि जब हमको डर लगता है तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाता है, ये तमाम चीजें, और चीजों को जब नॉर्मल करना होता है तो ये चीज एक्टिवेट हो जाती है। यानी कि जब डर लगेगा तो ये वाला सिस्टम एक्टिवेट होता है, डर को नॉर्मल करना है तो ये वाला सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो उसी के टर्म में यहाँ सारी भाषा लिखी हुई है। नाउ इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। तो बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को इन्वॉल्व करके चीजों को कंट्रोल कर रहा है। बात समझ में आ गई, आगे आते हैं। इसको तो सब लोग जानते होंगे, है ना, बहुत बार, नहीं पता तो फिर बता देता हूं मैं। दूसरा है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास।
ठीक है, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इसे हम रास भी कहते हैं। क्या हो रहा है, ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, ड्रॉप इन फ्लूइड वॉल्यूम, बॉडी में कुछ भी हो गया, प्रेशर डिक्रीज कर गया बीपी का, या बॉडी से खून बहुत ज्यादा बह गया है, किसी तरीके से बॉडी का फ्लूइड कम हो गया है ना, डायरिया वगैरह हो गया, तो रेनिन रिलीज होती है किडनी से, ठीक है। लीवर से एक जो कंपोनेंट है एंजियोटेंसाइनोजेन वो रिलीज होगा, इसके ऊपर रेनिन एक्ट करता है, इसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। रेनिन एक्ट ऑन एंजियोटेंसाइनोजेन टू फॉर्म एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन 1 के ऊपर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो कि रिलीज हो रहा है लंग से, ये एक्ट करता है और इसको बदल देता है एंजियोटेंसिन 2 में। थोड़ा सा ये भी याद करने वाला है, ठीक है। अब एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, यहां से एक्टिविटी स्टार्ट होती है, ये जाकर के एंजियोटेंसिन 2 आल्सो एक्ट डायरेक्टली ऑन ब्लड वेसल स्टिमुलेटिंग वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ये डायरेक्टली ब्लड वेसल पे एक्ट करेगा और उनको कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। जब वो चीज कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि बीपी बढ़ेगा। ठीक, दूसरा तरीका क्या है, एंजियोटेंसिन 2 एक्ट करेगा हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स पे, ठीक है ना। एंजियोटेंसिन 2 एक्ट ऑन द एड्रिनल ग्लैंड टू स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन एक्ट्स ऑन द किडनी टू स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट, NaCl एंड वाटर, पानी को भी रीअब्जॉर्ब करेगा, सॉल्ट को भी रीअब्जॉर्ब करेगा, जिससे कि बीपी अगेन बढ़ेगा हमारा। यानी कि जब बीपी बहुत ज्यादा लो होता है तो हमारा याला सिस्टम भी कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो रहा है और ये काम कर रहा है, ठीक है, बॉडी एडजस्ट करती है उसी हिसाब से। एक तरीका ये हो गया, 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक यानी कि यूरिन को पास होने से रोकेगा, बॉडी के फ्लूइड को मेंटेन करेगा, यानी कि ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर फ्लूइड बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन आल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन, इसको हम लोग वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, इज इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक है। ADH इज मेड बाय सेल बॉडीज लोकेटेड इन द हाइपोथैलेमस एंड रिलीज फ्रॉम द एडजेसेंट पोस्टीरियर पिट्यूटरी, सब लोग जानते हैं, ठीक है। नहीं जानते वो लोग, जब हम लोग हार्मोन्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे भी डिटेल में आ जाएगा कि ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस, ठीक है ना, हाइपोथैलेमस के क्या लिखा हुआ, मेड बाय द सेल्स बॉडी लोकेटेड इन द हाइपोथैलेमस, जो वहां पे सेल्स होते हैं वो इसको क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं और रिलीज की जाती हैं ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यानी कि फिर पिट्यूटरी में जाकर के ये स्टोर हो जाता है, फिर वहां से रिलीज किया जाता है। द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल चेंजेस ट्रिगर ADH रिलीज। ADH रिलीज क्यों होगा, कौन कौन सी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हमारी बॉडी में होगी कि ADH रिलीज हो जाएगा। तो पहली एक्टिविटी होगी अगर इंक्रीज इन प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, यानी कि प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या है, जब हमारी बॉडी से फ्लूइड बहुत ज्यादा निकल जाएगा तो प्लाज्मा का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, जो कि इंडिकेशन है कि हमारा बीपी लो हो रहा है, यानी कि हमारी बॉडी से फ्लूइड बहुत ज्यादा निकल गया है, तो फ्लूइड को रिटेन करना है, ठीक है। डिटेक्टेड बाय ऑस्मो रिसेप्टर्स इन द हाइपोथैलेमस, ये वहां पे जो रिसेप्टर्स होते हैं उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और उसको बोलेंगे भैया ADH रिलीज करवाओ, पानी को रोकना है, बॉडी से बहुत ज्यादा पानी निकल गया। फिर दूसरा है रिडक्शन इन ब्लड वॉल्यूम, रिडक्शन यानी कि ब्लड का वॉल्यूम किसी वजह से ब्लड हेमरेज हो गया, कुछ भी हो गया है, ब्लड बॉडी से निकल गया है, उस केस में होगा। एंड इंक्रीज इन लेवल ऑफ एंजियोटेंसिन 2, अगर एंजियोटेंसिन 2 अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, बॉडी को बीपी बढ़ाना है, तो ये अकेला कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा, तब ये भी फिर एक्ट करना शुरू कर देता है कि बॉडी के फ्लूइड को भी रिटेन किया जाए। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से ये 3 तरीके हैं, ये 3 एक्टिविटी अगर हमारी बॉडी में होंगी तो ADH रिलीज होगा और फिर वो बीपी को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। ADH इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन बाय बाइंडिंग टू V2 रिसेप्टर सब्सिक्वेंटली एंकरिंग द वाटर। अच्छा ठीक है, हम मैकेनिज्म दे दिए मैंने, मैकेनिज्म की हमको जरूरत नहीं है, फिलहाल थोड़ा समझ लेते हैं क्या कह रहा है। ADH जो होता है इंक्रीज करता है वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को, है ना, जितना ज्यादा पानी बढ़ेगा हमारी बॉडी में उतना ज्यादा बीपी मेंटेन रहेगा, यानी कि बढ़ेगा। ये क्या करता है, V2 रिसेप्टर से जाके बंध जाता है, सब्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप एंकरिंग द वाटर चैनल, जो वाटर चैनल होता है उसको पकड़ लेगा, नोन एज एक्वापोरेज, वाटर चैनल जिनसे पानी निकलता है, टू द एपिकल मेम्ब्रेन ऑफ इट्स टारगेट, जो उसका टारगेट मेम्ब्रेन होता है, प्रिंसिपल सेल्स इन द कलेक्टिंग डक्ट एंड DCT ऑफ द किडनी। कहां पर ये जाकर के वाटर चैनल्स को पकड़ रहा है, कलेक्टिंग डक्ट जो किडनी में पाए जाते हैं, है ना, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो किडनी में पाए जाते हैं, जहां से फाइनली पानी को निकलना होता है, वहां पर जाकर ये क्या करेंगे, उसी वाले पानी के जो चैनल्स हैं उनको जाकर होल्ड करेंगे। दीज एक्वापोरिन्स नेम्ड AQP2 चैनल्स आर अकाउंटेबल फॉर द वेरिएबल H2O परमिबिलिटी एट द डिस्टल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। ये जो चैनल्स हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कितना पानी मतलब किडनी से बाहर निकलेगा या एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। ये सारा जो फंक्शन है ये अभी हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, जब या फिर वो अगर तुम लोगों ने पार्ट देख लिया है किडनी वाला जो मैंने उसमें समझाया था फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में,
तो ये चीज थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी, अदरवाइज वापस हम लोग जब वो पढ़ेंगे क्या किडनी वाला पार्ट है ना, यूरिन वाला सिस्टम पढ़ेंगे, तो वहां पर इस चीजें उसके बाद वाला पैरा तुमको और अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल अगर समझ में नहीं आता है तो इसको तुम लोग यहाँ से काट देना, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है थोड़ी सी इसके अंदर लैंग्वेज वैसी हो जा रही है कि जरूरत नहीं है, मैकेनिज्म बता दिया क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, नेफ्रॉन वगैरह। इसको तभी देखना अगर तुम लोगों ने यूरिन वाला सिस्टम पूरी फिजियोलॉजी समझ ली है, ठीक है, नेफ्रॉन को समझ लिया, तो इसको पढ़ोगे तो इजीली समझ में आएगा, फिर कह रहा हूं, अदरवाइज तब तक इसको यहां से हटा सकते हो। क्लियर है, आगे आते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन की बात होगी, एज वाटर कैन नॉट पास थ्रू विदाउट देम। ठीक है, वही सारी बातें लिखी हुई है कि पानी कैसे निकलेगा डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से, तो वहां पे चैनल्स पाए जाते हैं, उसकी कहानी है यहाँ पर। एक और चीज यहां बता रहा है, व्हेन समवन बिकम्स डिहाइड्रेटेड, है ना, डिहाइड्रेट हो गया है, वॉमिटिंग हो गई है, लूज मोशंस हो गए, या कहीं धूप में रेगिस्तान में पानी बहुत ज्यादा निकल गया बॉडी से, द ऑस्मोलरिटी ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्रीज। अगेन ऑस्मोलरिटी इंक्रीज कर जाएगी, यानी कि प्लाज्मा का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, जो कि इंडिकेशन है कि बॉडी में पानी की कमी हो गई है। ठीक है, लीडिंग टू एडीएच रिलीज। अब एडीएच रिलीज होगा फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जैसे ऊपर बताया था मैंने। वाटर इज देन रीअब्सॉर्ब एट एन इंक्रीज रेट। अब पानी फटाफट रीअब्सॉर्ब होगा, जो हमारे ब्लड उसमें किडनी से पानी जो फिल्टर होता है वो वापस से रीअब्सॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए गर्मियों में कई बार तुम लोगों ने देखा होगा, जब हम लोग कई बार सफर में होते हैं, पानी नहीं पीते हैं बहुत देर तक, तो यूरिन फिर क्या होता है, बहुत थोड़ी सी आती है और येलो कलर की आती है एकदम। क्यों? क्योंकि जो पानी निकल फिल्टर हो चुका होता है उसमें काफी ज्यादा मात्रा में बॉडी उसको वापस खींच लेती है, तो हमारी यूरिन ना कंसंट्रेट हो जाती है, जो कि नुकसानदायक होती है। कायदे में पानी पीते रहना चाहिए। ठीक है, तो रीअब्सॉर्ब हो जाता है एट एन इंक्रीज रेट एट द लेवल ऑफ द किडनी के स्तर से, अल्टीमेटली एक्टिंग टू इंक्रीज द इंट्रावस्क्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम। और आखिरकार जो इंट्रावस्क्यूलर जो हमारा ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। दिस इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा, दो एंड इंक्रीज इन वीनस प्रेशर, देयर बाय बूस्टिंग वीनस रिटर्न टू द हार्ट एंड इंक्रीजिंग द कार्डियक आउटपुट। अल्टीमेटली पानी जब इंक्रीज कर जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो हमारा कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है। तो ये कहानी है थोड़ी सी, किस तरह से डिहाइड्रेशन की कहानी भी यहाँ पे समझाई गई है जब बीपी हमारा लो होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन, बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स, एक और आता है जो कंट्रोल करता है ऑटोमेटिकली, दैट इज आर्ट्रियल। आर्टरी क्या होता है? आर्ट्रियम, वेंट्रिकल आर्ट्रियम, याद आ गया? आर्ट्रियल नाइट्रेटिक पेप्टाइड, ANP। ये क्या चीज है? वैसो एक्टिव मतलब हमारी जो ब्लड वेसल्स है उनके ऊपर काम करता है, डायलेट करने का या कॉन्ट्रैक्ट करने का। ठीक है, पेप्टाइड रिलीज फ्रॉम द आर्ट्रिया इन रिस्पॉन्सेज टू राइज इन आर्ट्रियल प्रेशर। ठीक है ना, जब आर्ट्रियल प्रेशर, उसको आर्टरियों को ज्यादा प्रेशर से कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ रहा है, ऊपर की दो आर्टरियां होती हैं उनको ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, यानी कि प्रेशर बढ़ा हुआ है, तब ये रिलीज होते हैं। ANP लोअर ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर लोअर करते हैं प्राइमरीली बाय वैसोडायलेशन, यानी कि ANP क्या कर रहा है? बीपी को लो करवा रहा है। एंड द इनहिबिशन ऑफ सोडियम रीअब्जॉर्प्शन बाय द किडनी, और किडनी से सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को रुकवा देगा। पता है ना, सोडियम बीपी को बढ़ाता है, तो उसको भी वापस से जो रीअब्जॉर्ब नहीं होने देगा, जो फिल्टर हो गया बॉडी से बाहर निकलवा देगा। ठीक है, द लेटर हैविंग अ डाययूरेटिक इफेक्ट, जो बाद वाला है ये डाययूरेटिक इफेक्ट भी करवाता है, यानी कि ज्यादा मात्रा में यूरिन जो है हमारी बॉडी से पास होगा, यानी कि फ्लूइड हमारी बॉडी से ज्यादा मात्रा में पास हो जाएगा, इससे क्या बीपी हमारा गिरेगा। तो दो फैक्टर आ गए, एक तो वैसोडायलेशन करवाएगा, यानी कि ब्लड वेसल को थोड़ा फैला देगा जिससे कि प्रेशर कम हो जाए, दूसरा डायूरेसिस करवाएगा ये। दिस सिस्टम इंक्रीज सोडियम एक्सक्रीशन, इससे क्या होगा? सोडियम का एक्सक्रीशन, यानी कि बॉडी से निकलना ज्यादा हो जाएगा, सोडियम ज्यादा मात्रा में बॉडी से बाहर निकलेगा, इन पार्ट थ्रू द अपोजिशन ऑफ द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। जबकि ये पार्ट क्या था? रास वाला, ये उल्टा, यानी कि उसका अपोज करेगा। ये किसका अपोज कर रहा है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम का, इनहिबिटिंग रेनिन एंड एल्डोस्टेरोन रिलीज। ठीक है ना, साथ साथ में रेनिन को और एल्डोस्टेरोन के रिलीज को भी ब्लॉक करता है, जिससे कि बीपी ना बढ़े। ANP has also been shown to have inhibitory effect on vasopressin, यानी कि ADH को भी रोकेगा। भाई ये जितने भी बीपी बढ़ाने वाले फैक्टर्स हैं उनको क्या कर देगा? ये रोकेगा इस तरीके से। ठीक है ना, तो ANP कब काम करता है? जब हमारे पास आर्ट्रियल प्रेशर बढ़ता है, तब हमारा ANP काम करेगा। क्लियर है बातें? तो ये 3-4 तरीके से हमारा जो बीपी है वो रेगुलेट होता है, और डी फार्मा की पढ़ाई माइंड नर्चर से रेगुलेट होती है। ठीक है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, मैं हमेशा बताता हूं, माइंड नर्चर ऐप का आप यूज कर सकते हैं, काफी बच्चे यूज कर रहे हैं। बाद बाकी ये मेरा नंबर है, नोट्स डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिलेगा। ठीक है, इस ऐप की हेल्प ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल करें, और सबसे जरूरी बात, रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।